हम लोग देखते हैं मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मेटरलिज्म। यह जान लें कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का भाव हीगल से लिया है और भौतिकवाद का भाव फायरबाख से लिया है। हालांकि मार्क्स यह कहते हैं कि हम फायरबाख ने जिस तरह की भौतिकवाद की बात कही है, यह तो भौतिकवाद के नाम पर एक भद्दा मजाक है। खैर, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या क्या बातें हैं और हीगल से क्या बातें ली गई है, फायरबाख से क्या बातें ली गई है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में मार्क्स का क्या कहना है। सबसे पहले हम द्वंद्ववाद को समझते हैं तो यह देखते हैं कि द्वंद्ववाद अंग्रेजी का शब्द डायलेक्टिक, जो कि यूनानी शब्द डायलोगो से बना है। यूनानी शब्द डायलोगो से अंग्रेजी शब्द डायलेक्टिक बना है और इसका अर्थ होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। और यह भी समझ लें कि प्राचीन समय में द्वंद्ववाद तर्क वितर्क के दौरान प्रतिवाद के रूप में भी तर्क प्रस्तुत किया जाता था, तर्कयुक्त बातें रखी जाती थी और फिर समाधान करके एक सत्य तक पहुंचने का प्रयास होता था। ऐसे में जो दार्शनिक थे, जो उनका विश्वास था, उनके सामने में जब विरोध की बातें होती थी, विपरीत मत की बातें आती थी, उन दोनों में संघर्ष होता था और इसके बाद किसी निश्चित सत्य तक पहुंचने का यह सबसे सर्वोत्तम उपाय समझा जाता था। हालांकि बाद में चिंतन की यह द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग हम देखते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं को समझने के संदर्भ में होने लगा। आप देखते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं सदैव गतिशील रहती है, हमेशा होती है और सिर्फ होती ही नहीं है बल्कि इसमें निरंतर परिवर्तन भी होते रहता है। प्रकृति का विकास, प्रकृति में विरोधों का विकास या प्रकृति में विरोधी शक्तियों की अंतरक्रिया के फलस्वरूप आता है। अगर हम हीगल की बात करते हैं तो हीगल द्वंद्वात्मक आत्मवाद की बात करते हैं, डायलेक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं। वहीं मार्क्स उनके विचारों को नकार देते हैं और नकार कर मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। हीगल द्वंद्वात्मक आत्मवाद की बात करते हैं तो मार्क्स उसके विपरीत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। और द्वंद्वात्मक आत्मवाद क्या हुआ तो हीगल कहते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, प्रकृति हैं, ये आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। पहले आत्मा, उसके बाद आत्मा से उत्पन्न हुए हैं ये प्रकृति, तमाम भौतिक वस्तुएं। पर वहीं मार्क्स कहते नहीं, ऐसी बातें नहीं है। जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा कह लें या मन कह लें या मस्तिष्क कह लें, उसकी उपज ये भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि आत्मा, मन या मस्तिष्क या भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तु है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी के पुर्जों का एक निश्चित क्रम से संयुक्त कर देने पर उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। मार्क्स कहते हैं घड़ी के पुर्जे जितने हैं उसमें एक निश्चित अंतराल पर निश्चित क्रम में रख देने से उसमें गति आ जाती है। इसी तरह पदार्थ आदि के एक निश्चित अवस्था में रहने के बाद उसमें गति आती है और मन और या आत्मा या मस्तिष्क उत्पन्न होता है। एक तरह से कहें तो मार्क्स हीगल के दर्शन को पूर्णतः नकार देते हैं, पूर्णतः उसके विपरीत क्रम में आ जाते हैं और अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल, मार्क्स का ग्रंथ है दास कैपिटल, वो जानते हैं आप, वो 3 वॉल्यूम में है दास कैपिटल। और पहले वॉल्यूम 1867 में प्रकाशित हुई थी, दूसरी 1885 में और तीसरी 1884
94 ईस्वी में। और यह भी समझ लें कि दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल माना जाता है। साम्यवादियों का बाइबिल दास कैपिटल। खैर, तो यहां पर दास कैपिटल में वे लिखते हैं कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। सिर कहने का आशय है, वे कहते हैं कि हीगल का द्वंद्ववाद मस्तिष्क के बल पर खड़ा था, आत्मा के बल पर खड़ा था, और मैंने उसे पृथ्वी पर पैरों के बल पर सीधा भौतिकता के आधार पर खड़ा कर दिया। और यदि आप रहस्यमय जैसी कोई बात है, तार्किक सत्य तत्व इसमें ढूंढ निकालना चाहते हैं, तो आपको उसे हीगल के द्वंद्ववाद को उलटना ही पड़ेगा। मार्क्स वादियों की चिंतन धारा में सबसे महान सफलता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को माना जाता है, और यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही वह अवस्था रही, वह कारण बना जिस कारण दर्शन शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में माना जाने लगा था, और ऐसा विज्ञान बन सका जो कि जिस कारण की यह प्रकृति की बात करें या समाज की बात करें या मानवीय चिंतन की बात करें, इसके विकास के जो नियम है, वस्तुगत नियम, उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह भी समझ लें कि यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत ऐतिहासिक विकास के समान नियमों का प्रतिपादन करते हैं। दरअसल जब हम हीगल का द्वंद्ववाद देखते हैं तो यहां पर उसकी द्वंद्ववादी प्रणाली में बुद्धि संगत तत्व दिखते हैं, और उनमें विकास का विचार है, घटना का प्रवाह है, एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों की बात दिखती है। हीगल इस घटना प्रवाह को उत्थान परिवर्तन और विनाश के एक क्रम के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि यहां पर वे कहते हैं, हीगल कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु की एक प्रतिवादी वस्तु हो जाती है। पहले कोई भी चीज बाद के रूप में होता है, उसके बाद उसका प्रतिवाद हो जाता है, और तीसरे रूप में उसके बाद प्रतिवाद में जब संघर्ष होता है तो तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसे संवाद कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो थेसिस, उसके बाद उसका प्रतिवाद एंटीथेसिस, उसके बाद संघर्ष के रूप में, संश्लेषण के रूप में उसका प्रतिवाद सिंथेसिस, थेसिस एंटीथेसिस, उसके बाद सिंथेसिस का स्वरूप बनता है। और यह जो संवाद बनता है यह पुनः वाद में तब्दील हो जाता है, फिर यह वाद का प्रतिवाद आता है, और इस तरह का क्रम चलते रहता है। वाद और प्रतिवाद दोनों की ही अपनी अपनी विशेषता होती है। उसके बाद जो संवाद होता है वह अपनी विशेषता लिए पुनः वाद में तब्दील हो जाती है। और यह भी कह सकते हैं संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों का न केवल समावेश होता है बल्कि इन दोनों का वे अतिक्रमण कर लेते हैं, एक नई परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। हालांकि यह भी अस्थायी ही रहता है क्योंकि इसके बाद पुनः वह वाद का ही रूप धारण करता है, और फिर उसके बाद उसका एक नया स्वरूप प्रतिवाद जन्म लेता है, और इन दोनों में फिर संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के फलस्वरूप पुनः संवाद उत्पन्न होता है। हालांकि यह भी होता है कि जो नई परिस्थिति में जिस संवाद का निर्माण होता है यह अस्थायी होता है, लेकिन जो दूसरा संवाद उत्पन्न होता है यह पहले की संवाद की बनिस्बत उच्च कोटि का होता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण कि कोई संगठन है वह अपना एक कार्यक्रम चला रही है, तो यह वाद हुआ, और प्रत्येक व्यक्ति उस संगठन के प्रत्येक बात को मानेंगे ऐसी बातें नहीं होगी, कुछ समय तक मानेंगे, कालांतर में उसका विरोध होगा तो वह प्रतिवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रतिकूल लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, नए संगठन का निर्माण हो जाता है, और यही प्रतिवाद हुआ। और इस पुराने संगठन नए संगठन में दोनों को जो मानने वाले उसमें एक तरह संघर्ष चलता है, परस्पर संघर्ष की स्थिति होती है। फिर
दोनों की विशेषताओं का समन्वय हो जाता है और कुछ नया उसमें बातें हो जाती है और इस तरह एक नया संगठन पुनः अस्तित्व में आता है और यह संगठन ही संवाद का उदाहरण है। और यह संवाद पुनः बात का स्वरूप ले लिया, क्योंकि उसके कुछ समय बाद जरूरी नहीं है कि एक ही चीज सदा के लिए अस्थायी रहेगी। यह गतिशील दुनिया में पुनः उसका फिर प्रतिवाद आरंभ होगा और फिर संवाद उत्पन्न होगा। फिर हम यहां पर यह देखेंगे कि जो पहले का संवाद है और जो बाद का संवाद है दोनों में अंतर होगी और बाद का संवाद लेटेस्ट में जो होगा वह उच्च कोटि होगा और यह प्रक्रम निरंतर चलते रहता है और यही क्रम मानव जाति की प्रगति में भी निरंतर चलती रहा है। हीगल के पूर्व भी तात्विक विचार प्रणाली की प्रधानता थी और विश्व को ऐसी वस्तुओं और घटना प्रवाहों का एक आकस्मिक संग्रह मानती थी जो कि अपरिवर्तनशील रहे और वे चिरंतर रहे। लेकिन हम यहाँ पर यह देखते हैं कि हीगल ने उसको उस स्वरूप को बदल डाला और हीगल की दार्शनिक प्रणाली आत्मवादी दार्शनिक प्रणाली है, आदर्शवादी कह सकते हैं या भाववादी इसको कह सकते हैं। हीगल कहते हैं, उनका मानना रहा है कि प्रकृति और समाज का विकास निरपेक्ष विचार से ही शासित होता है। निरपेक्ष विचार, एब्सोल्यूट आइडिया। हीगल ने यहां पर देखते हैं कि उसके पूर्व के जो विचार थे उसको उलट पुलट कर रख दिया। यथार्थ विकास की बातें हुआ करती थी लेकिन उनके स्थान पर हीगल ने विचार के आत्म विकास को ला दिया। वस्तुओं के द्वंद्ववाद की जगह विचारों के द्वंद्ववाद को बैठा दिया। विचारों की बहुलता को हीगल ने स्वीकारा। यहां पर अब हम जब मार्क्स के द्वंद्ववाद की बात करते हैं, मार्क्स का द्वंद्ववाद देखते हैं तो यहां पर हीगल के द्वंद्ववाद की छाया मार्क्स के द्वंद्ववाद में दिखती है। मार्क्स ने जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की है उसमें उसकी छाया दिखती है। इस रूप में हम देखते हैं कि मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद को माना, उन्हें मान्यता दी, लेकिन उसके कारण अलग माना। उनके हीगल ने जो बातें कही थी आत्मा, निरपेक्ष विचार जैसी बातों को, तो मार्क्स उसे नहीं मानता है। और यहां पर मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स, कि हीगल ने अपने द्वंद्ववाद में वास्तविक तथा जो सिद्ध तथ्य थे उस पर ध्यान नहीं दिया। मार्क्स का कहना है कि उस ऑब्जेक्टिव या भौतिक दुनिया की हीगल ने अवहेलना कर दी जिसमें हीगल रहते थे, और जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उसमें तो हीगल तो उसकी बात ही नहीं करते, ऐसा मार्क्स कहते हैं। और यही भौतिकवादी दुनिया जिससे उन्हें हष्ट-पुष्ट बनना था, जीविकोपार्जन करना था, जीवन के लिए तमाम साधन जुटाने थे, और ऐसा होने के बाद ही मस्तिष्क के साथ उनके शरीर का अस्तित्व बना रहना होता है। उनके लिए दार्शनिक विचार व्यक्त करना तभी संभव होता है जब इस भौतिक शरीर का अस्तित्व हम देखते हैं। यहां पर मार्क्स कहते हैं कि हीगल उसे इग्नोर कर देते हैं, इसे भूल जाते हैं और वे सिर्फ विचार की ही बात करते हैं, वे भी निरपेक्ष विचार की बात करते हैं और कहते हैं कि यह तो वास्तविक दुनिया है यहां, जिसके कारण कि हीगल का दर्शन संभव हुआ। परंतु हीगल तो यह मान लेते हैं कि दर्शन के कारण दुनिया आई है। मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति चाहे जितनी कल्पना कर ले, जितना कल्पना का पंख लगा ले, जितना उन्मुक्त आकाश में उड़ ले, किंतु उनके पैर धरती पर ही आएंगे और धरती पर ही टिके रहते हैं, टिके रहेंगे। और इस दुनिया की जो टहनी है वह सिर्फ शाखा पर ही उग सकती है। जाहिर है, जब हम हीगल की बात करते हैं तो वहां पर उनके विचार का प्रमुख स्थान वो देते हैं, विचार को केंद्र में मानते हैं। और
हीगल मानव समाज की प्रगति के लिए द्वंद्ववादी प्रणाली को तो मानते हैं, लेकिन विचार को प्रमुख मानते हैं। और हीगल कहते हैं कि यह जगत या बाह्य दुनिया विचारों का ही प्रतिबिंब है, लेकिन मार्क्स इसे नहीं मानते। मार्क्स भौतिक संसार को वरीयता देते हैं। वे कहते हैं भौतिक संसार ही तमाम विचारों का जनक है। और मार्क्स का द्वंद्ववाद यहां पर हीगल के द्वंद्ववाद से एकदम उल्टा दिखती है। और जैसा कि मार्क्स ने भी स्वीकारा है कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली डायलेक्टिक मेथड हीगल की प्रणाली से न केवल अलग है बल्कि उसके जस्ट विपरीत है। हीगल की चिंतन प्रक्रिया में जिसे विचार का नाम दिया गया है, स्वतंत्र विषय के रूप में इसे माना गया है, वहीं कार्ल मार्क्स कहते नहीं, यह दुनिया में वास्तविक जगत विचार का बाह्य रूप है। और मेरे लिए हीगल मार्क्स कहते हैं आदर्श मानव के मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिंबित और विचार के रूप में परिवर्तित भौतिक जगत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मार्क्स भौतिक जगत को मानते हैं। यहां पर हम यह देखते हैं कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत का आधार मार्क्स भौतिकवादी मानते हैं। और यह भौतिकवाद द्वंद्वात्मक शब्द उन्होंने हीगल से लिया है। और भौतिकवाद की बातें सबसे पहले फायरबाख ने किया है। और मार्क्स ने भी कहा है कि हीगल की आलोचना करने वाले भौतिकवादी दार्शनिक फायरबाख ही है, लेकिन हूबहू उसी को अपना ली है। मार्क्स ने ऐसी बातें नहीं है। हाँ, भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाने में फायरबाख द्वारा कही गई बातें में इन्हें सहायता करती है। और फायरबाख ने जिन भौतिकवादी बातें कही है वह प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में भौतिकवादी व्याख्या की है। और लेकिन मार्क्स ने फायरबाख को हूबहू नहीं अपना लिया है। और फायरबाख में जिस भौतिकवादी सीमाओं की आलोचना की बात होती है जी, उनमें जो असंगति देखते हैं मार्क्स उसे अपने ढंग से सुसंबद्ध रखते हैं, सुसंगत करते हैं और भौतिकवादी विश्व दर्शन की एक अपनी अलग व्याख्या करते हैं जो सामाजिक जीवन के साथ साथ इस प्राकृतिक तत्व पर भी लागू होते हैं। कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली में हम यह देखते हैं कि वे कोई भी घटना प्रवाह को अचानक नहीं मानते हैं कि आकस्मिक रूप से वह हो जाता है और हर एक घटना एक दूसरे से स्वतंत्र हो, अलग हो, ऐसी बातें नहीं होती है। बल्कि मार्क्स कहते हैं कि सभी तो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और कोई द्वंद्वात्मक प्रणाली भी यही मानती है कि प्रकृति की कोई भी वस्तु या कोई भी घटना जो है वह असंबद्ध नहीं है, अलग नहीं है, एक दूसरे स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक घटना का जो होता है वह कई एक अन्य घटनाओं का परिणाम होता है। और जितनी भी घटनाएं घटती हैं सबका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सबका प्रभाव प्रत्येक पर पड़ता है और प्रत्येक का प्रभाव सब पर पड़ता है। कोई भी घटना अर्थहीन नहीं हो सकती। और इस तरह मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली में वस्तु या घटना को एक दूसरे से जोड़कर देखने का प्रयास किया है। मार्क्स मानते हैं कि यह दुनिया स्थिर नहीं है बल्कि दुनिया गतिशील है। यह प्रकृति स्थिर नहीं है, यह प्रकृति अपरिवर्तनशील नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। एक स्वरूप में नहीं है बल्कि नए नए स्वरूप में यह प्रकृति परिमार्जित होती रहती है। और हर चीज का उद्भव होता है, वह विकास करता है। इसी में, इस गति में कुछ चीजों का विनाश भी होता है, उसका निषेध भी होता है। मार्क्स के मित्र एंगेल्स, उन्होंने भी इसे स्वीकारते हुए लिखा है एक जगह कि प्रकृति में कुछ भी वो अस्थाई नहीं है बल्कि सब कुछ वो अस्थाई है, बल्कि गतिशील है, परिवर्तनशील है। चाहे वह छोटा से छोटा कण रहे या बड़ा से बड़ा तत्व रहे, छोटा से छोटा बालू का कण रहे या बड़ा से बड़ा पहाड़ पत्थर, कुछ सब एक जैसे नहीं है। मानव का स्वरूप ही अंश मात्र से विशाल शरीर बनता है। एक ऐसी स्थिति कभी नहीं रहती है, निरंतर इसमें एक प्रभाव बना रहता है, एक गति की स्थिति होती है, एक परिवर्तन की स्थिति होती है जो कि निरंतर चलते रहती है। मार्क्स द्वंद्ववाद
के संदर्भ में कहते हैं कि छोटे से छोटे परिमाणात्मक परिवर्तन से बड़े गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, संभव होते हैं। और ये विकास या यह परिवर्तन धीरे धीरे या सरल तरीके से नहीं होते, बल्कि शीघ्रता से एकाएक होते हैं। और यहां पर स्थिति यह भी होती है कि जैसे परिमाणात्मक परिवर्तनों के संचित होने से स्वाभाविक है कि वह बदलेगा। एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है कि मात्रा को गुणात्मक परिवर्तन करने का एक नियम होता है, यह चलते रहती है, और मात्रात्मक परिवर्तनों का परिणाम गुणात्मक परिवर्तनों के रूप में निकलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप पानी का ठंडा होकर बर्फ में तब्दील हो जाना, बनना। पानी का तापमान 20 डिग्री से 0 डिग्री पर मात्रा आना मात्रात्मक परिवर्तन का सूचक है। वहीं पानी का बर्फ बनना गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की स्थिति भी होती है। यही स्थिति जब हम पानी को किसी निश्चित ताप से ज्यादा ताप पर हम रखते हैं तो उसको वहां पर फिर चेंज हो जाता है। देखते हैं पानी को यदि ज्यादा तापक्रम पर हम रखते हैं तो उसकी तरलता स्थिति फिर बदलेगी। स्थिति एक समय ऐसा भी आ सकता है कि भाप में बदल जाएगा। और यही चीज प्रत्येक धातु के संदर्भ में भी होती है, उसके पिघलने का भी एक तापक्रम निश्चित होता है। यही चीज धातु के साथ साथ गैस के संदर्भ में होता है कि उसको पर्याप्त ढंग से दबाव मिले या ठंडक मिले तो वह तरल पदार्थ का स्वरूप ले लेती है। और यह सब परिवर्तन सरलता से नहीं होते बल्कि शीघ्रता से होते हैं, एकाएक हो जाते हैं। यहां पर आगे द्वंद्ववाद को हम देखते हैं तो द्वंद्ववाद यह भी कहता है कि समस्त वस्तु या प्रकृति की घटनाओं में आंतरिक विरोध होता है। अब परिवर्तन के बाद यदि हम देखते हैं तो प्रत्येक वस्तु या प्रकृति में आंतरिक विरोध की स्थिति होती है। यही परिवर्तन का सूचक बनता है, कारण बनता है, और यह स्वाभाविक रूप से होता है। इन सब का दोनों प्रभाव पड़ता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। और यही बाद में वाद, प्रतिवाद और फिर संवाद का स्वरूप लेता है। दोनों विरोधी की स्थिति जब होती है, संघर्ष की स्थिति होती है और पुराने और नए के बीच संघर्ष होती है तो एक समाप्त हो जाता है, दूसरा जन्म लेता है। कहने का आशय है यह द्वंद्ववाद की स्थिति आंतरिक विरोध या संघर्ष की द्वारा ही संचालित होता है। और हम यह भी देखते हैं जैसा कि मार्क्स के फॉलोअर लेनिन, जिन्होंने कि मार्क्स के सिद्धांत को अमली जामा पहनाया, उन्होंने भी कहा कि वस्तुओं में निहित आंतरिक विरोध ही द्वंद्ववाद है। कहने का आशय है कि विकास आवश्यक चीज होता है और प्रत्येक विकास में वाद, प्रतिवाद और संवाद तीनों अवस्थाएं होती है। प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व की अवस्था का विलोम होता है, यह कहे तो निषेध होता है, निगेशन। और यह निषेध का निषेध की स्थिति चलती रहती है। जब वाद होता है उसका निषेध प्रतिवाद, फिर उसका निषेध संवाद। वाद, प्रतिवाद, संवाद का नियम चलते रहता है, निषेध का निषेध नियम है। और यहां पर आंतरिक विचार, जो आंतरिक विरोधी तत्व है, वे आपस में टकराते रहते हैं। निषेध का तात्पर्य यही हुआ, और यहां पर उसको रोकते हैं। और हालांकि प्रत्येक अवस्था जहां से चलती है पुनः वहीं आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा उनका स्तर उठ जाता है। इसका एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम गेहूं का बीज है, गेहूं एक वाद की स्थिति, सामान्य अवस्था है, वह ना हम रोक दिए, मिट्टी में चला गया, तो वहां पर वह निषेध हो गया उसका। वहां पर उसके बाद वहां पर प्रतिवाद की स्थिति होती है, उससे अंकुर निकलता है और पौधा, अंकुर निकलता है उसमें वह पौधा बन जाएगा, जिसमें फिर क्या लगती है, बाली लगती है। तो वह फिर क्या हुआ, प्रथम निषेध का निषेध हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर पौधा सूख जाता है।
अब देखिएगा उसके बाद वह पौधा जब सूख गया तो समझिए जो द्वितीय हुआ था प्रतिवाद की स्थिति थी वह भी सूख गया। और उस जब वो सूखने की स्थिति में होती है तो वहां पर जो उसमें पकी बाली होती है उसमें एक दाना नहीं बल्कि कई दाने निकलते हैं। तो पुनः वाद की ही स्थिति दिखती है, निकलती है, लेकिन एक दाना नहीं है बल्कि वहां कई एक दाने हमें मिलते हैं। इसलिए इसी तरह की स्थिति हर जगह होती है, चाहे ठंडा हो या धूप हो। यहां पर हम देखते हैं कि वर्षा से, धूप से, हवा से जो पहाड़ है, पर्वत है, वह चूर हो जाता है। चूर होकर क्या होता है, एक तरह से कहे तो बात था वो प्रतिवाद बन गया। बहुत काल में क्या हुआ, फिर धीरे 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 क्या हुआ, वह चल हवा में उड़ा, नदी तक पहुंच जाता है, खेत में गया, नदी में गया, नदी से फिर समुद्र में चला गया, समुद्र में क्या हुआ, कालांतर में फिर वहां पर प्रतिवाद होगा अपना और एक संवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। वह आंतरिक विरोध में विरोध चलते रहेगा, फिर वहीं पर एक पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। फिर तो इस तरह का गतिशीलता चलते रहती है, आपस में आंतरिक स्तर पर विरोध की स्थिति होता है। जैसे एक उदाहरण और, कोई बच्चा है तो 6 महीना पहले जो स्थिति थी 6 महीने के बाद उसकी स्थिति भिन्न हो जाती है, वही स्वरूप उसका नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बढ़ते जा रहा है, वो स्थिर नहीं है, उसे स्थिर हम नहीं रख सकते हैं। यहां पर यह भी समझ लें कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक की श्रेणी में आता है और आदर्शवाद, यहां पर इस आदर्शवाद को मार्क्सवादी भौतिकवाद नहीं मानता है, इसके विपरीत बातें होती है। और भौतिक आदर्शवाद जैसे मानता है कि संसार निरपेक्ष विचार है, एब्सोल्यूट आइडिया है, विश्वात्मा का मूर्त रूप है, यूनिवर्सल ऑफ वर्ल्ड स्पिरिट। लेकिन मार्क्सवादी भौतिकवाद विश्वात्मा का रूप स्वरूप नहीं मानते हैं। मार्क्सवादी भौतिकवाद के अनुसार संसार स्वयं अपनी ही प्रकृति से भौतिक है और गतिशील भौतिक तत्व पदार्थ ही है जो अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होते हैं, भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। और घटनाओं में, कोई भी घटना होती है उसमें अंतर संबंध की स्थिति होती है। प्रत्येक गतिशील पदार्थों में विकास का एक नियम होता है और इसी गतिशीलता के आधार पर चलता है। यहां पर कोई विश्वात्मा की आवश्यकता नहीं होती है। एंगल्स ने भी कहा है कि प्रकृति के विषय में भौतिकवादी दृष्टिकोण का अर्थ इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि प्रकृति को बिना किसी बाहरी सम्मिश्रण के उसी रूप में देखना जिस रूप में वह वास्तव में है। आदर्शवादी यह मानते हैं कि हमारी जो चेतना है, चेतना में जो विचार जो उत्पन्न होते हैं, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जो हमारी उपलब्धि होती है, जो हमारी अनुभूति होती है, जो हमारी संवेदना होती है, यह भौतिक जगत, प्रकृति और जीव का अस्तित्व है। लेकिन मार्क्स कहते नहीं, पदार्थ, प्रकृति और जीव वैश्विक वास्तविकता है। और कहते हैं मार्क्स की पदार्थ प्रमुख है, या कोई चीज हम सोचते हैं, कोई विचार करते हैं, कोई चेतना का स्रोत है, सब चीज पदार्थ है। चेतना गौण है क्योंकि यह पदार्थ का ही प्रतिबिंब है। मार्क्स कहते हैं पदार्थ चेतना की उपज नहीं है, चेतना से पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता है, मार्क्स कहते हैं। बल्कि वे कहते हैं कि चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज है। विचार को पदार्थ से जो सोचता है पृथक करना असंभव है। यहां पर एक मार्क्स ये कहते हैं कि चेतना कोई विचार है तो वो आया, उससे पदार्थ उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। बल्कि क्योंकि ऐसा इसलिए कि विचार तो मस्तिष्क में उपजती है और यह मस्तिष्क तो स्वयं एक पदार्थ है, इसलिए पहले पदार्थ है तब विचार है। मार्क्स यह कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि क्रिया है, निरंतर चलते रहती है और यह सरलता पे नहीं होती है बल्कि एक तीव्रता से विस्फोट की तरह होती है। और यही पदार्थ का स्वरूप सामाजिक स्वरूप में मार्क्स ने ढाल कर देखा और कहते हैं समाज में भी परिवर्तन होता है, क्रांति होता है। और क्रांति एक अचानक सी हो जाती है जिसकी पृष्ठभूमि बनती है। क्रांति एक सामाजिक घटना होती है और प्रत्येक क्रांति के बाद
समाज में एक नई अवस्था का जन्म होता है। और उसी तरह जैसे कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा ही अपने प्रतिवाद को जन्म देता है, उसी तरह समाज में भी वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति होती रहती है। और यहां पर संघर्ष की स्थिति नहीं, प्रतिवाद छिपा हुआ। और द्वंदात्मक भौतिकवाद का क्रांतिकारी स्वरूप इस बात पर बल देता है कि जो भी परिवर्तन होता है या जो भी विकास होता है वो आंतरिक विरोध एवं संघर्ष से ही होता है। यही प्रकृति है, यही विकास का नियम है, चाहे वह प्राकृतिक हो या सामाजिक। वे यहां पर एक उदाहरण देते हैं कि जब प्रसव पीड़ा होती है तो माता को, तो वहां पर बालक के जन्म के पहले प्रसव पीड़ा होता है। कहने का मतलब कि क्रांति जब होगा, जब परिवर्तन होगा तो शिशु रूपी जन्म के समान परिवर्तन होता है, क्रांति आती है, वहां पर समाज रूपी माता को प्रसव पीड़ा होती है। उसी तरह समाज की सच्चाई होती है कि दो विरोधी शक्तियां परस्पर चलते रहती है। यह विरोधी शक्तियां वाद और प्रतिवाद के रूप में होती है, जो समाज में निरंतर क्रियाशील होती है, निरंतर गतिशील होती है और आपस में द्वंद्व की स्थिति में रहती है। और यह द्वंद्व, वाद और प्रतिवाद समाज में बनी रहती है, यह तब तक चलती रहती है, तब तक बनी रहती है जब तक कि संवाद उत्पन्न न हो जाए। और समाज में यही चीज मार्क्स यहां पर देखते हैं कि दो बातें जो करते हैं कि जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन होता है तो एक नया वर्ग उत्पन्न होता है। आप देखते हैं जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मजदूरों की आवश्यकता पड़ी और जो किसान थे वे मजदूर बन गए। कहते हैं जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन हो गया तो वहां फिर एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया और नए और पुराने वर्ग में क्या होता है, फिर द्वंद्व शुरू हो जाता है। और वे कहते हैं इतिहास में, मानव समाज में ऐसे बातें देखने को आपको मिलती है कि प्राचीन काल में गुलाम थे, जो दास प्रथा थे, गुलाम, तो वहां पर उनका शोषण मालिक करते थे, दास युग कह सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, सामंतों की स्थिति आई, वो दास युग तो खत्म हो गया। वहां पर जब आदिम समाज था तो उसका प्रतिवाद में फिर क्या हुआ, दास युग आ गया, उसका प्रतिवाद फिर संवाद का स्वरूप में सामंतवाद दिखता है। एक दिन क्या हुआ, दास युग के बाद जब सामंतवाद आया तो फिर वहां वाद प्रतिवाद की स्थिति हो गई। तो फिर नया युग आया, पूंजीवाद आया, आधुनिक युग। गुलामी प्रथा खत्म हो गई तो सामंतवाद आ गया, सामंतवाद भी खत्म हो गया तो आधुनिक युग आ गया। और यहां पर सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलते रहा है। और जो वर्तमान की जो पूंजीवाद की व्यवस्था देख रहे हैं, मार्क्स कहते हैं एक दिन यह पूंजीवाद भी मिटेगा और जो श्रमिक हैं, जो तो यहां पर श्रमिकों द्वारा नया समाज की स्थापना की जाएगी जहां की राज्य नहीं होगा। जिस राज्य को हम देख रहे हैं वह तो शोषण का हथियार है, राज्य नहीं रहेगा, राज्य विहीन समाज होगा और न ही कोई वर्ग होगा। श्रमिक और पूंजीपति अभी दो वर्गों में बटे, अमीर और गरीबी के वर्गों में। लेकिन मार्क्स कहते हैं नहीं, वर्गहीन व्यवस्था होगी, कोई वर्ग नहीं होगा और कोई राज्य नहीं होगा, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। और यह राज्य विहीन सामाजिक अवस्था ही समाजवादी व्यवस्था कहलाएगी। मार्क्स कहते हैं यह समाजवादी व्यवस्था एक दिन आकर ही रहेगी। कहने का आशय यह है कि पूंजीवादी समाज का नाश से एक दिन अनिवार्य रूप से होगा और यह सब कुछ द्वंदात्मक विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर होगा, क्योंकि सब कुछ गतिशील है, सब कुछ प्रगतिशील है और पुराने का विनाश और नवीन का उद्भव, यह तो विकास का नियम है। और इस नियम में पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी, निजी संपत्ति समाप्त होगी। और क्योंकि ऐसा पहले हुआ है, शोषणकारी जमींदारी प्रथा समाप्त हुई है, किसानों की पराधीनता समाप्त हुई है, तो कोई व्यवस्था अस्थायी नहीं रह सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था भी एक दिन समाप्त होगी जिसका स्थान समाजवादी व्यवस्था लेगा। और समाजवादी व्यवस्था द्वंदात्मक प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर ही होगा। मार्क्स ने समाजवादी क्रांति की आवश्यकता को इस संदर्भ में रेखांकित किया है।
इन समों के साथ साथ मार्क्स यह कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत हो यह जनता के हृदय में तभी अस्थायी रह सकता है जबकि जनता को लगे कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उसके सच्चे हितों की पूर्ति हो रही है। और ऐसा भौतिक पदार्थ ही द्वारा ही हो सकता है। कोई विचार उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता। कोई निरपेक्ष विचार है, कोई आत्मा है या कोई विश्वात्माओं को पकड़ लीजिए तो वहां पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। भौतिक पदार्थ ही उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेगी। और इसी संदर्भ में मार्क्स ने जिस क्रमिक व्यवस्था की बात की है, जिस वैज्ञानिक क्रम से वो साबित करते हैं कि इसके बाद यह क्रम से यह व्यवस्था बदलेगी, ऐसा समाज होगा, यही चीज उसे वैज्ञानिक समाजवाद बना देता है। और वे कहते हैं कि भौतिकवाद के पहले सभी रूपों की अपेक्षा विषय वस्तु में कहीं अधिक संपन्न और अतुलनीय रूप से अधिक सुसंगत भौतिकवाद है। मार्क्स का द्वंद्ववाद जो पूंजीपति है उसके लिए एक चेतावनी के स्वरूप में आती है और मार्क्स का चिंतन को सिरे से काटा नहीं जा सकता क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। मानव इतिहास में मानव इस चीज को निरंतर देखते आ रहा है कि हर चीज अस्थायी नहीं है, अस्तित्व सदा के लिए नहीं रहता है। प्रकृति का नियम है कि एक न एक दिन सबको बदलना पड़ता है। और ऐसे में मार्क्स एक कालक्रम बताते हैं कि इसके बाद ये होगा। हालांकि मार्क्स की भविष्यवाणी सत्य होगी या नहीं होगी, भविष्य की बातें नहीं कही जा सकती है।